नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की तरह कोल लेवी वाले मामले में भी साफ तौर पर भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तब उनका दफ्तर इसमें इन्वॉल्व था। साफ तौर पर ईओडब्ल्यू ने अपनी चार्जशीट में एक बड़ा खुलासा करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है, भूपेश बघेल के सचिवालय से कोयले की अवैध वसूली का काम चलता था। परिवहन में 25 रुपए और वॉशरी वालों से 100 रुपए प्रति टन की जो वसूली होती थी, इस बारे में हमने पहले भी जो विश्लेषण किया था। आखिर हमारी वो खबर एकदम सच साबित हुई, जैसा कि ईओडब्ल्यू और एसीबी ने साफ तौर पर अपने 1000 पेज की चार्जशीट में स्पष्ट किया है। सौम्या चौरसिया जो भूपेश बघेल की बेहद खासम खास हुआ करती थी, उप सचिव से भी कहीं ज्यादा भूपेश बघेल ने सीएम रहते उन्हें पावर दे दिया था। 16 दिसंबर को पेशी में आई थी, लेकिन ईओडब्ल्यू और एसीबी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कोयला लेवी वाले मामले में कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। आज हम आपको एक एक कर वो व्हाट्सएप चैट दिखाएंगे, जिसमें एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से खुद भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहते इसमें शामिल थे। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ जब हम ये विश्लेषण कर रहे हैं तो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो चार्जशीट कह रही है, जिसमें साफ तौर पर यह पता चलता है कि जिस समय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, उनका कार्यालय, उनका दफ्तर किस तरह से कोयले की अवैध लेवी वाले मामले में ठीक वैसे ही सहभागी था जैसे शराब घोटाले वाले मामले में। साफ तौर पर भूपेश बघेल के घर से भी उनके इकलौते पुत्र की गिरफ्तारी हुई, यहां तक उनके घर पर भी कई बार छापेमारी हुई। ढेर सारे अब सबूत बरामद हो चुके हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होने जा रहा है। ईओडब्ल्यू ने साफ तौर पर यह दावा किया है कि नगर निगम रायपुर के स्टोर कीपर जयचंद कोसले, जो कि सौम्या चौरसिया के बेहद करीबी और बहुत खासम खास हो चुके थे, सौम्या चौरसिया ने उन्हें अपना निस्सहायक बनाते हुए भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते उनके कार्यालय में न केवल अटैच करवा दिया था, बल्कि CG02 जो कि छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अमलों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों की सीरीज होती है, इन्हीं नंबरों की गाड़ी कोल लेवी की अवैध वसूली में दी जाती थी। सरकारी गाड़ी सीएम हाउस से दी जाती थी। ये दावा करते हुए एसीबी ने अपने चार्जशीट में साफ तौर पर यह स्पष्ट करते हुए बाकायदा तारीखें भी बता दी है। 25 जून 2019 से लेकर 31 जनवरी 2020 तक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सारी बातें स्पष्ट की गई। आगे मैं आपको वो व्हाट्सएप चैटिंग के स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, जिससे और ज़्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से 31 जनवरी 2020 तक ये व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए भी बंद कर दिया गया क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों के आमद की सुबुगाहट छत्तीसगढ़ के तब के मुख्यमंत्री सचिवालय को हो चुकी थी। तभी तो फरवरी 2020 में जब इनकम टैक्स की छापेमारी हुई, सौम्या चौरसिया के घर और ठिकानों पर छापेमारी हुई, ढेर सारे प्रशासनिक अमलों के ठिकानों पर छापेमारी हुई, तब एक राजनेता एजाज ढेबर को छोड़कर सारे के सारे प्रशासनिक अमलों के यहाँ छापेमारी हुई थी। यानी कोयले की अवैध वसूली का मामला केंद्रीय एजेंसियों के रडार में तब से आ चुका था। लेकिन जयचंद कोसले के बारे में जो 1000 पेज की चार्जशीट प्रस्तुत की गई है, उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री निवास से महत्वपूर्ण फाइलों का मूवमेंट, फाइलों का सुरक्षित परिवहन और मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर करवाने जैसे संवेदनशील काम नियमित रूप से जयचंद कोसले से कराए जाते थे। अब इसके आगे आप एक एक कर ये कुछ जो चैटिंग हुई है इस पे गौर करें। हालांकि आपकी स्क्रीन में आप इसे आसानी से नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है आगे मैं कुछ अहम खुलासे कर रहा हूं। आप गौर से इन स्क्रीनशॉट को देखिए, जिसे एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बड़ी जिम्मेदारी से अपनी चार्जशीट में शामिल किया है। 1000 पन्नों की ये चार्जशीट है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों के रडार में आने के बावजूद 2020 से लेकर 2022 तक कोल लेवी वाले मामले में 540 करोड़ की वसूली हुई, ये आरोप लगाए गए थे। लेकिन एसीबी और ईओडब्ल्यू की जांच में पता चला कि वसूली 253 करोड़ की हुई थी। हालांकि आगे की कुछ डिटेल में स्पष्ट यह भी किया गया है कि किसे कितना पैसा दिया गया। इसका जब टोटल लगाया गया तो पता चला कि ये वसूली 277 करोड़ की थी। यानी कुल मिलाकर अरबों की ये वसूली हो रही थी। कोयले के परिवहन में 25 रुपए प्रति टन और कोल वाशरी
वालों से 100 रुपए प्रति टन की ये वसूली डंके की चोट पर सीएम सचिवालय के नॉलेज में, यहां तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबी और हो सकता है बल्कि इसका यकीन भी माना जा रहा है कि भूपेश बघेल के नॉलेज में ये सब कुछ हो रहा होगा, क्योंकि सौम्या चौरसिया तो भूपेश बघेल की इतनी नजदीक थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सौम्या चौरसिया उन्हें बाईपास कर रही होगी। वैसे भी एक सामान्य समझ की बात है कि किसी मुख्यमंत्री की उप सचिव अपनी मर्जी से बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को डिक्टेट नहीं कर सकती, जैसा कि व्हाट्सएप चैट में भी साफ तौर पर स्पष्ट हुआ है कि शराब घोटाले के आरोपी अनिल टुटेजा को सौम्या चौरसिया डिक्टेट किया करती थी, निर्देश दिया करती थी। हालांकि सौम्या चौरसिया की अभी जो गिरफ्तारी हुई है वो शराब घोटाले वाले मामले में हुई है, जबकि पहले पुराने 3 आरोपों में वो करीब 2.5 साल जेल की हवा खा चुकी है। मौजूदा समय में अदालत की शर्त पर राज्य के बाहर रहती है। कोयला घोटाले का अलावा डीएमएफ और आय से अधिक संपत्ति के बाद अब जब शराब घोटाले की जब जांच हो रही है तो एसीबी और ईओडब्ल्यू ने यह दावा किया है कि अकेले सौम्या चौरसिया को 115.5 करोड़ रुपए मिले थे। ये अवैध वसूली अकेले सौम्या चौरसिया के खाते में हुई थी। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि सौम्या चौरसिया रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर चेतन बघेल के साथ खूब सारी चैटिंग किया करती थी। ऐसे अहम सबूतों के बाद एसीबी और ईओडब्ल्यू की विभिन्न धाराओं के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की है। वैसे अलग अलग छापेमारी में सौम्या चौरसिया की दर्जनों बेनामी संपत्ति के बारे में ढेर सारी जानकारियां स्पष्ट हो चुकी है, जिसे मैंने पिछले विश्लेषण में एकदम स्पष्ट किया था। और इसी तरह यदि कोल लेवी वाले मामले की बात कर ली जाए तो अकेले सौम्या चौरसिया को इसमें भी 36 करोड़ रुपए मिले थे। अकेले सौम्या चौरसिया क्या ये 36 करोड़ रुपए अपने पास रख पाई होगी या उसका बंदरबाट वहां किया होगा जहां से वो जुड़ी हुई थी। जैसा कि ईडी और ईओडब्ल्यू ने अपनी चार्जशीट में स्पष्ट किया है कि किसे कितना पैसा मिला था, तो सौम्या चौरसिया के 36 करोड़ के अलावा अलग अलग नेताओं को कोयला लेवी वाले मामले में 52 करोड़ रुपए मिले थे। छत्तीसगढ़ के कई विधायकों को विभिन्न टुकड़ों में करीब 10 करोड़ रुपए मिले थे। इन छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड के विधायकों को भी 5 करोड़ रुपए बांटे गए थे। यहां तक कि कर्नाटक बेंगलोर में भी 4 करोड़ रुपए बांटे गए। जो बेनामी संपत्तियां सीज की गई है उसके बारे में पता चला उनका बाजार मूल्य 170 करोड़ रुपए पता चला। इस तरह से 277 करोड़ की हेरा फेरी का पता कोयला लेवी वाले मामले में एकदम स्पष्ट हो चुका है। वैसे तो इस मामले में 36 आरोपी हैं, जैसा कि एफआईआर में नाम दर्ज है। अभी गिरफ्तारी बमुश्किल 15 हुई है, लेकिन सौम्या चौरसिया के शराब घोटाले वाले मामले में गिरफ्तारी के बाद ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्दी वो बाहर इस मामले में भी नहीं आ पाएगी, जैसा कि कवासी लखमा के साथ हो रहा है, जैसा कि चेतन बघेल के साथ हो रहा है। सौम्या की गिरफ्तारी के बाद ये मान के चलिए कि भूपेश बघेल भी अब गिरफ्तारी से शायद ही बच पाएंगे। बहुत बड़ी मुसीबत उनके ऊपर आने वाली है। जब अक्सर हम ये दावा किया करते थे कि भूपेश बघेल की कितनी सहभागिता रही ऐसे विभिन्न घोटालों में, तो आज दैनिक भास्कर जैसे एक प्रतिष्ठित समाचार समूह ने भी यह स्पष्ट कर दिया। जिन लाइन को हम लिखा करते थे, आज दैनिक भास्कर ने भी वही हेडिंग लगाई है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि कोल लेवी स्कैम सीएम हाउस से चलता था, सिंडिकेट को 253 करोड़ की वसूली, सौम्या के कहने पर जयचंद सीएम से करवाता था फाइलों में साइन। वैसे जैसे जैसे इस मामले का खुलासा होते जा रहा है, वहां लगता नहीं कि अब बहुत ज्यादा यहाँ कुछ छिपाने लायक है, क्योंकि ये पक्के सबूत हैं जो काफी लंबी तैयारी के बाद सामने आए हैं। ठोक बजाकर केंद्रीय एजेंसियां जब काम करती है और ईओडब्ल्यू और एसीबी के माध्यम से, उनकी एफआईआर के माध्यम से जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ते जा रही है, वहां से हर दिन कुछ न कुछ बेहद हैरान करने वाले और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अभी तक कोयले में अवैध वसूली वाले मामले में जो बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, उसमें जो बड़ी गिरफ्तारियां हुई है, वहां किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। हालांकि कवासी लखमा कोयले घोटाले वाले मामले में भी एफआईआर में नामजद आरोपी हैं। अमरजीत भगत भी आरोपी हैं। देवेंद्र यादव, चंद्रदेव राय, गुलाब कमरो, शिशुपाल शौरी जैसे तमाम पुराने विधायक हैं, इनके नाम हैं। इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इनके विरुद्ध जो
प्रारंभिक सबूत मिले जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। अब इन एफआईआर को और ज्यादा पुष्ट करने के लिए आने वाले दिनों में जिस तरह की चार्जशीट की तैयारी की जा रही है, वहां से जो नई गिरफ्तारी होगी तो निश्चित रूप से कुछ राजनीतिक भूचाल आएगा, चर्चाएं होगी। वैसे नेशनल हेराल्ड वाले मामले में जिस तरह से दिल्ली की निचली अदालत ने थोड़ी राहत दी है, तो पूरे देश में कांग्रेस जन जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं, जिस तरह से तख्तियां लेकर चल रहे हैं, जिस तरह से खुद के होने का एहसास कराते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा में भूपेश बघेल और चरणदास मान, जो कि किसी तरह की तख्ती नहीं लगाए थे, लेकिन उनके समर्थक विधायकों ने जिस तरह से अपने कपड़ों में और हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस के बड़े लीडर अपने नीचे के सारे नेताओं को अपने बचाव में झोंक देना चाहते हैं। जैसे भूपेश बघेल नेशनल हेराल्ड वाले मामले में राहुल गांधी यानी पूरे गांधी परिवार को हर हाल में समर्थन कर ये जता देना चाहते हैं कि कल को उन पर मुसीबत आए तो ऐसे ही समर्थन की अपेक्षा बनी रहेगी। तुम मेरी खो जाओ, मैं तुम्हारी खो जाता हूं। राजनीति की ऐसी नूरा कुश्ती को अब आम जनता भी खूब समझने लगी है। इसलिए हम बार बार आग्रह करते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए, तभी तो सिस्टम में बदलाव होगा, वरना बुरे लोग राजनीति में काबिज रहेंगे, राजनीति नहा की बदनाम होती रहेगी। इसलिए हम कहते हैं राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी सौम्य चौरसिया और भूपेश बघेल के संबंधों से जुड़ी कुछ और नई जानकारियों को मैं खुलासा करूंगा, क्योंकि सौम्य चौरसिया की वापस से पेशी होने वाली है। उनकी रिमांड अवधि के दौरान क्या कुछ हुआ, मैं आगे कुछ बड़े खुलासे करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।